आयोजकों का, स्टेज पे जो लोग बैठे हैं, सामने जो लोग बैठे हैं, सबका मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करती हूँ। बहुत मुझे लगता है कि जो ये हॉल है, जिनके नाम पर ये हॉल है, जिस आंदोलन की याद में इस पूरी इमारत का निर्माण हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, आजादी के संग्राम में जिन्होंने सबसे अलग ढंग की मशाल उठाई, उन गदरी बाबाओं की याद, उन गदर पार्टी की याद, वहां से जो क्रांति का, परिवर्तन का सिलसिला शुरू हुआ और उस सिलसिले में जिस तरह से एक महिलाओं की बहुत अहम भूमिका रही। आज तमाम महिलाएं, तमाम मेरी दोस्त बहनें बैठी हैं जिनसे मैं किसान आंदोलन पर मिलती रही हूँ। तो आप सबके आंदोलन की जो एक लंबी विरासत रही है, मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह पर, इस हिम्मत के साथ इस तरह के आयोजन करने के लिए मैं आयोजकों का निश्चित तौर पर बहुत स्वागत करती हूँ और कहती हूँ कि ये आपने साहस का काम किया है और इसके लिए आपका स्वागत होना चाहिए। देशभक्तां ते इनकलाबियां दा विरसा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाबी लोक इतिहास जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि आज जब हम बात करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, ये जो झंडा है, झंडे के 3 रंग हैं जिनके बारे में अभी बात हो रही थी कि 1915 में इक्वालिटी, लिबर्टी और फेडरलिटी के लिए इस तरह का झंडा, उसके 3 रंग। तो जो विरासत है, मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा मुझे पंजाब में आके महसूस होती है और पंजाब जब दिल्ली की सरहद में आता है तब भी महसूस होती है कि जो पंजाब की धरती है, इस धरती की एक खासियत यह है कि सब कुछ होने के बावजूद पंजाब की धरती ने जो रिवॉल्यूशन का बीज है, जो क्रांति का बीज है, उसे कभी मरने नहीं दिया। इसलिए पंजाब की धरती ने इतने जुल्म देखने के बाद भी बदलाव की चाहत कभी कम नहीं हुई और मजबूती से अपनी बात, निर्भीकता से अपनी बात रखने के लिए, बिना डरे, बिना खौफ, इसके लिए मुझे लगता है कि पंजाब की धरती में बहुत खास बात है। यहाँ की जो विरासत है उसमें बहुत खास बात है और हमेशा वो एक प्रेरणा, एक आगे चलने वाला एक आंदोलन के तौर पर पंजाब का ये आंदोलन हमेशा से रहा है। बहुत लंबी विरासत है इसकी, जहां पर सद्भाव की बात है, क्योंकि आप देखिए कि सारी कोशिशें हो जाती हैं लेकिन पंजाब में उस तरह का कम्युनल डिवाइड अभी तक नहीं हो पाया है। इसकी वजह सिर्फ यह है कि इंकलाबी आंदोलन इतना डीप रूटेड रहा है यहाँ पर, मिलजुल के काम करने, आंदोलन करने की जो भाव है, और ये एक बहुत खास बात है। शायद यही वजह है कि आज इस तारीख में जिस समय तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जो विपक्ष की पार्टीज हैं, वो खुलकर इन दोनों मसलों पर अपनी राय नहीं रख रही है, जमीन पर नहीं उतर रही है। पंजाब में आप सब लोग मिलकर 40-45 संगठन मिलकर उतरे हुए हैं और ये जो साझा है आपका, जिसमें किसान आंदोलन के लोग भी हैं, महिला आंदोलन के लोग हैं, किसान महिला आंदोलन है, जिसमें लेखक हैं, पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं और वकील हैं। ये जो एक साझा है, ये मुझे लगता है एक बहुत हिम्मत भी बांधता है। और पिछली बार मैं जब पंजाब में आई थी तो सुरजीत पातर जी से मुलाकात हुई थी एक दूसरे आयोजन में। तो आज मैं सुरजीत पातर को भी याद करती हूँ इस मंच से, क्योंकि किसान आंदोलन के पक्ष में अपना पद्मश्री लौटा के उन्होंने जो एक मैसेज दिया था कि एक लेखक, राइटर, इंटेलेक्चुअल को क्या करना चाहिए, वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी लकीर थी। उन्होंने लिखा था, आज हम बात करने जा रहे हैं यूएपीए पर, आज हम बात कर रहे हैं अरुंधति राय और शौकत हुसैन पर जो यूएपीए लगा है, आज हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से जो 3 क्रिमिनल कोड्स लाए गए हैं। तो देखिए सुरजीत पातर की जो ये लाइन है, ये हिम्मत बढ़ाती है। समय की कोई अंतिम
अदालत नहीं और इतिहास आखिरी बार कभी नहीं लिखा जाता। इतिहास तो हर पीढ़ी लिखेगी, बार बार पेश होंगे, मर चुके जीवितों की अदालत में बार बार आएंगे कब्रों से उठकर कंकाल। तो ये जो लाइन है ये एक लकीर देती है कि अंतिम इतिहास कौन लिखेगा ये तय नहीं है मोदी जी। अभी लड़ाई चालू है, जमीन पे लोग लड़ रहे हैं हिंदू फासीवादी शासन के खिलाफ। ये जो एक स्पिरिट है इसमें मुझे लगता है, और यहाँ पर तमाम महिला साथी बैठी हैं उनको मैं और इस किसान आंदोलन को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ, थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने दिल्ली में आकर ये साहस दिखाया कि गुलाब बीबी कौर नगर बनाया। इसके लिए हमेशा इतिहास में नाम रहेगा आपका। देश में कहीं पर भी महिलाओं के नाम पर, गांव नहीं शहर नहीं, लेकिन आप दिल्ली की सरहद में आकर आपने जो गुलाब बीबी कौर बनाया उसके लिए आपको हमेशा जिंदाबाद रहेगा, सलाम रहेगा। जो अरुंधति राय और डॉक्टर शौकत हुसैन के ऊपर 14 साल के अंतराल के बाद यूएपीए लगाया गया, यहां पर आप सब जो लोग मौजूद हैं सब जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा करने का इंटेंशन क्या है, आगे की लकीर वो क्या खींचना चाहते हैं जो हुक्मरान है आज की तारीख के। क्योंकि देखिए एक बात बहुत तय है कि ये जो फैसला है ये मोदी 1 में नहीं आया, मोदी 2 में नहीं आया, ये मोदी 3 में आया। यानी 10 साल उन्होंने इंतजार किया। लगाने के लिए वो तब भी लग सकता था, लेकिन लगाने के लिए उन्होंने 10 साल इंतजार करने के बाद बहुत सोच समझकर रणनीति के तहत यह समय चुना है। और यह समय मेरा बहुत साफ साफ मानना है, उन्होंने इसलिए चुना है क्योंकि उनको यह एहसास हुआ कि 2024 में पिछले 10 सालों में जो खौफ का माहौल, जो फियर का माहौल, जो डर का माहौल उन्होंने पैदा करने की कोशिश की थी, वह तिलस्म टूट रहा था। लोग बोल रहे हैं आज की तारीख में पहले की तुलना में लोग ज्यादा बोल रहे हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं। और उसी की वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, 240 पर अटक जाती है बीजेपी। ये किसी और वजह से नहीं है, ये जनता जनार्दन की वजह से। मेरा संपर्क, मेरा बहुत गहरा रिश्ता लखनऊ से है, उत्तर प्रदेश से है। उसी उत्तर प्रदेश में जहां पर हिंदुत्व फासीवाद का सबसे घिनौना चेहरा बुलडोजर के रूप में हमारे सामने आता है। और देखिए उसी बुलडोजर राज में भारतीय जनता पार्टी को इतनी करारी शिकस्त मिली। मेरा रिश्ता न्यूज क्लिक के साथ है। आप सब यहाँ पे जो बैठे हैं, जो लोग जानते होंगे न्यूज क्लिक के बारे में, सब जानते हैं कि न्यूज क्लिक किस तरह की पत्रकारिता करने के लिए जाना जाता है। आज भी जिंदा है, सब कुछ होने के बावजूद आज की तारीख में भी न्यूज क्लिक अंग्रेजी हिंदी दोनों वेबसाइट्स और यूट्यूब चल रहे हैं, कैसे भी चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं। उस पर हमला क्यों किया गया? सबसे बड़ा आरोप जो न्यूज क्लिक पर लगता है, लगाया जाता है मोदी प्रशासन के द्वारा, हम सबसे जो पूछा जाता है, आप किसान आंदोलन क्यों इतना कवर करते हैं? देखिए आज की तारीख में सत्ता के लिए सबसे बड़ा औजार क्या बनता है कि आप किसान आंदोलन क्यों कवर करते हैं। सबसे जो पूछा गया बड़े पैमाने पर, क्योंकि आप सब जो यहाँ मौजूद हैं, आप जानते हैं, आप तो उसका हिस्सा रहे हैं, किसान आंदोलन को टारगेट करने के लिए, बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं साजिशें की गई, जैसे तमाम आंदोलनों को करते हैं। लेकिन किसान आंदोलन, मेरा मानना है कि हमेशा
मोदी जी को रात में परेशान करता है, उनकी नींदों में खलल डालता है। पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी सरकार को घुटनों पर झुक के कदम पीछे करने पड़े, सिर्फ आपकी बदौलत, किसी और की बदौलत नहीं। तो देखिए, जो डर है कि किसानों ने इकलौता ऐसा आंदोलन जिसने मजबूर किया कि आप कदम वापस खींचें, सारी ताकत, कोई ताकत भी कम नहीं थी, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ताकत कम थी। तमाम मीडिया घरानों को कैसे लगाया गया था, निगेटिव कवरेज करने के लिए कैसे लगाया गया था, और सिर्फ शाहीन बाग और किसान आंदोलन ऐसे थे जिन्होंने मीडिया की और सत्ता की सारी ताकत को किनारे करके अपना रास्ता बनाया और अपने एजेंडे पे टिके रहे। ये जो ताकत है, इस ताकत से डरती है सत्ता, और इसीलिए अरुंधति राय से डरती है सत्ता। सबसे बड़ी वजह कि अरुंधति राय जो लंबे समय से, और सिर्फ ऐसा नहीं है, हमें भूलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी की आंख में खटक रही है। ये जो केस हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मत भूलिए, 14 साल पहले हुआ था। शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, हमें भूलना नहीं चाहिए। तो आवाज को दबाने का काम बहुत गंदे ढंग से बुलडोजर के साथ मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले की सत्ताएं भी करती रही हैं। जीएन साई बाबा, डॉक्टर विनायक सेन, अनगिनत, पूरा ऑपरेशन ग्रीन हंट, ये सब हमें याद रखना चाहिए हमेशा। मुझे लगता है बतौर पत्रकार मैं हमेशा याद रखती हूँ लिखते समय कि ऐसा ना हो जाए कि हम सोचे कि सिर्फ यही दोषी हैं, पहले सब कुछ अच्छा था। मोदी जी चाहते हैं कि हम सोचें कि 1000 साल की गुलामी थी और वो राम मंदिर बनने के बाद खत्म हो गई, वो भी हम जानते हैं और आज की तारीख भी हम जानते हैं। लेकिन एक फर्क जो बहुत इंपॉर्टेंट आया है, जिसे हमें और आपको समझना है, कि वो दरअसल एक मैसेज देना चाहते हैं अरुंधति राय और डॉक्टर शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए मैसेज करके, कि ये मत समझो कि हम सिर्फ किसानों के ऊपर जुल्म कर सकते हैं, ये मत सोचो कि हम सिर्फ मजदूरों के ऊपर जुल्म कर सकते हैं, ये मत समझो कि हम सिर्फ मुसलमानों को जेल के अंदर डाल सकते हैं, ये मत समझो कि हम सिर्फ कश्मीर को जेल के अंदर डाल सकते हैं, हम सिर्फ मणिपुर जला सकते हैं। नहीं, हम इन तमाम मुद्दों पर लिखने वालों के ऊपर भी केस दाखिल करके एक नए ढंग का खौफ बना सकते हैं। इसलिए यूएपीए किया गया, कोई और वजह नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो आइकन्स हैं, देखिए मेधा पाटकर के ऊपर भी पुराना केस रिवाइव किया गया, कितना साल पुराना केस है। दिल्ली के एलजी उस समय कहां पोस्टेड थे, उस समय क्या हुआ था, और मेधा पाटकर एक प्रोमिनेंट चेहरा है जिन्होंने विस्थापन के खिलाफ काम किया, लेकिन आज की तारीख में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं लीड कर रही है वो। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जो मौजूदा सत्ता है वो दरअसल रिवेंज पर आधारित है, वो अपने लोगों, अपने सिटीजन के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से भरी हुई है, बदला की भावना से भरी हुई है। इसीलिए वो फहाद शाह पर भी केस करती है, जो कश्मीर वाला छोटा सा अखबार, छोटा सा वेब पोर्टल, 10 साल पहले लिखा गया लेख, और फिर फहाद को कश्मीर में जेल में डाला जाता है। यंग जर्नलिस्ट हैं, तमाम जो नौजवान पत्रकार हैं जिनके ऊपर ये केसेस हो रहे हैं, और आप देखिए कि पूरा जो माहौल बनाया जाता है यहाँ पर अरुंधति और शौकत पर यूएपीए करके वो दरअसल टेस्ट भी कर रहे हैं कि देखें तो कि कितनी आवाज होती है, कितने लोग विरोध में बोलते हैं, कोई हंगामा होता भी है या नहीं हंगामा होता है। तो सत्ता ऐसे टेस्ट भी करती रहती है बार बार कि देखें कि कहां तक जा सकते हैं, आगे कहां तक पहुंचेंगे, किसकी गिरफ्तारी कैसे करेंगे, और साथ ही साथ एक डर का माहौल भी क्रिएट होता है। हक्का नहीं जो लड़ते लोग, हक्का नहीं जो लड़ते लोग,
जहां का मुख्यमंत्री जेल में है, जहां का पूर्व उप मुख्यमंत्री जेल में है, तकरीबन आप देख के चलिए तो पूरी की पूरी सरकार जेल में है। ये बहुत अनूठी बात है कि आप वहां पर एक ऐस और बेल भी नहीं मिल रही है। मनीष सिसोदिया को बेल भी नहीं आप दे रहे हैं, और एक तरफ मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जेल में है, कि कविता जेल में है, और वहीं आप पाएंगे कि 2020 से जो मामला चल रहा है, जो मेरी नजर में बतौर पत्रकार पूरा फर्जी मामला है, मैं पूरी हिम्मत से कहती हूँ, जिसके तहत उमर का खालिद को जेल में रखा है, गुलफिशा को जेल में रखा है, खालिद सैफी को जेल में रखा है, अनगिनत शर्जिल ईमान को जेल में रखा है। किसी को बेल देने की हिम्मत नहीं है सिस्टम में। कल्पना कीजिए आप, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह है, अभी तो हम नए कानून की बात कर रहे हैं। हमारा जो पुराना कानून है उसके तहत, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत उमर खालिद, गुलफिशा, अनगिनत लोग, ये सारे के सारे लोग जेल में हैं, और इनमें से किसी को भी बेल तक नहीं मिल रही है, चार्जशीट तक नहीं है। ये दरअसल एक खौफ का माहौल है। अभी आपने देखा होगा भीमा कोरेगांव मामला, हम सब जानते हैं, जब किसान आंदोलन भी चल रहा तो आपने बहुत हिम्मत से भीमा कोरेगांव के तमाम जो लोग थे उनकी बाकायदा होर्डिंग्स भी लगाई, उनकी रिहाई की मांग की। अभी उसमें से जुड़ी हुई ज्योति जगताप है, कलाकार हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, कबीर कला मंच से जुड़ी हुई है वो ज्योति जगताप। उनका बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सोचिए, बेल की बात है, उनकी बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, और वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है सुनाई करने का, आप वापस जेल में जाइए। आज तक ज्योति जगताप जैसे तमाम लोगों को, कुछ बड़े बड़े नाम जिनको हम करीब से जानते हैं, उनके बारे में तो बांग भी उठती है, लेकिन बाकी जो लोग, जैसे सुधा भारद्वाज, सबकी रिहाई की बात हुई, शोमा सेन को भी बाहर भेजा उन्होंने, आनंद तेलतुंबड़े को बाहर भेजा उन्होंने, लेकिन लंबी लड़ाई के बाद जीएन साई बाबा, अब आप सोचिए कि सिस्टम वही है, वही कानून है, सब कुछ है, चुटकियों में सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर देता है, 2 साल जीएन साई बाबा को जेल में रहना पड़ता है, और उसके बाद उनकी रिहाई हो जाती है। और रिहा करते समय जिन लोगों ने उन्हें जेल में डाला, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है कि क्यों डाला, गलत डाला था तो क्यों डाला, होती है? नहीं होती ना। कहीं भी हमें किसी भी केस में ये जो एक माहौल है कि कानून से ऊपर एक सिस्टम बना दिया जाता है, इस समय दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक एक डर का माहौल है। देश में आप कहेंगे कानून है, पुलिस है, सब कुछ है, लेकिन कांवड़िए हैं। अब आप देखिए कि कांवड़ियों के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों और दलितों को चिन्हित करने का काम हो रहा है, 100% यहाँ तमाम लोग वकील हैं, सब जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आप किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, कहीं से कोई आवाज नहीं आती है। ये जो एक पूरा सिस्टम बन गया है कि कुछ लोग अबव द लॉ हैं और कुछ लोगों को जेल में रखने के लिए सारा तंत्र काम करता है। ये एक 100% जब इंडियन स्टेट एक फांसीवादी स्टेट की तरफ बढ़ता है, उसकी एक बहुत बड़ी जिंदा मिसाल है, क्योंकि उसको न इंडिपेंडेंट मीडिया चाहिए, न इंडिपेंडेंट राइटर चाहिए, और न ही विरोध में उठी हुई एक भी आवाज चाहिए। अरुंधति की जो जिस मामले में अरुंधति को अभी सारा का सारा यूएपीए लगा है, वो दिल्ली में 2010 का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मैं भी मौजूद थी, और अरुंधति की लेखनी को बहुत करीब से मैंने देखा। आउटलुक में नौकरी करती थी, उनके बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम कवर स्टोरी के तौर पे छापते थे। एक राइटर का काम क्या है? एक राइटर का काम, एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल का काम, जो अरुंधति हैं,
उनका काम है कि जो मौजूदा दौर का क्राइसिस है, सबसे बड़ा जो संकट है, जो सवाल है, जो परेशान करने वाले सवाल हैं, चाहे वो युद्ध हो, न्यूक्लियर बम हो, चाहे वो दंडकारण्य में चल रहा आंदोलन हो, इन तमाम आंदोलनों, गतिविधियों के बारे में लिखने का काम ही तो एक राइटर का है, और जिसे वो बहुत मजबूती से बिना डरे हुए, किसी भी सत्ता से बिना डरे हुए बहुत मजबूती से करती रही। और शायद यही वजह है कि देश भर में उन्हें चाहने वाले लोग भी कम नहीं हैं। आज की तारीख में मुझे लगता है पंजाब में यहाँ पर अरुंधति और डॉक्टर शौकत हुसैन के पक्ष में ये मीटिंग होना इस बात की गवाही है कि अगर उनके पास यूएपीए है तो हमारे पास अपनी आवाज और हमारा प्रोटेस्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मुझे लगता है कि एक जरूरी बात यह भी हमें सोचनी होगी, क्योंकि आप तमाम लोग आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। आंदोलन से जुड़े हुए लोग यानी धरती पे जो कंपन हो रहा है, आप सबसे जल्दी महसूस करते हैं। हम सब जानते हैं कि इंडियन स्टेट में जितने भी जो डेमोक्रेसी के चेहरे हैं, जो खंबे होते हैं, उन तमाम खंभों में से किसी भी खंबे से कोई मदद नहीं मिलने वाली है। आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि जो हमारे देश का कोर्ट कचहरी है वो कहां खड़ा है। और किसान आंदोलन ने सबसे अक्लमंदी और सबसे बहादुरी का काम किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के झांसे में नहीं आया। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब ये बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी बनेगी और ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन देखिए लोगों का जो ज्ञान है वो किताबी ज्ञान से ऊपर, ये अगर झांसे में हम फंस जाता, किसान आंदोलन फंस जाता कि सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे तो सारी की सारी कहानी खत्म हो जाती। किसान आंदोलन मोदी सरकार को झुकवा नहीं पाता, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत है। तो लिहाजा आज की तारीख में जब आप सब लोग ऐसी ऐतिहासिक जगह इकट्ठा हुए हैं और ऐसे दो इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिन पर देश में बहुत कम बातचीत है, उसमें यह सोचना बहुत जरूरी है कि हमारा आगे का रास्ता क्या होगा, किस तरह से इन दो मुद्दों को एक बड़े पॉलिटिकल मुद्दे में तब्दील किया जा सकता है। क्योंकि जो हमले हैं, जो आवाज पर हमले हैं, जो कलम पर हमले हैं, और ऐसी आवाज, ऐसे मीडिया, ऐसे पत्रकारों, ऐसे राइटर्स, ऐसे एक्टिविस्ट पर हमले हैं जो ना झुकना जानते थे, ना झुकना जानते हैं और ना झुकना जानेंगे। तो चाहे वो झारखंड का रुपेश हो जो जेल में बंद है, या फिर अनगिनत पत्रकार जिनके ऊपर एफआईआर हैं, या अनगिनत राइटर और एक्टिविस्ट जिनके ऊपर एफआईआर हैं, इन सबके लिए जो आवाज उठानी और हिम्मत नहीं हारनी वाला जो एक स्पिरिट है, मुझे लगता है जिस तरह से जीएन साई बाबा के पक्ष में एक माहौल को जिंदा रखा गया, वो ऐतिहासिक है। मुझे बतौर पत्रकार, आपको सच बताऊं, बहुत कम उम्मीद थी कि जीएन साई बाबा बाहर आएंगे, बहुत कम उम्मीद थी। लेकिन जब जब मैं बसंता से मिलती थी, जब जब मैं उन लोगों से मिलती थी, उनके वकील से मिलती थी, तब मुझे लगता था कि बिना लड़े, बसंता ने और तमाम लोगों ने कहा कि हम मरेंगे भी नहीं तब तक जब तक हम अपनी लड़ाई पूरी ना कर लें। तो मुझे लगता है कि ये जो स्पिरिट है, जमहूरियत की, लोकतंत्र की ये जो स्पिरिट है, उसको जिंदा रखना, और खास तौर से जब उन आइकन्स पर हमला हो, क्योंकि आज का दौर, मैं यहां पर इस मंच से कहना चाहूंगी कि मोदी टीम में हिंदू फासिस्ट
बुलडोजर के ऊपर सवार है और उसे रोकने वाले बहुत कम लोग हैं जनता के अलावा, और ज्यादा तेजी से बुलडोजर चल रहा है। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि नंबर कम आए हैं इसलिए उसका आतंक कम हो जाएगा या उसका दमन कम हो जाएगा। नहीं, इसका बिल्कुल उलट हो रहा है। आप उठा के देख लीजिए। इसमें बहुत जरूरी है कि जो हमारे आइटम्स हैं जिनके ऊपर एक दूसरे ढंग का एस्पिरेशन है, जिसमें एक अरुंधति राय भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर हैं, जिन्होंने यह दिखाया कि सत्ता से कैसे लड़ भिड़कर जिंदा रहा जा सकता है और मुस्कुराया भी जा सकता है और प्रेम की बातें भी की जा सकती हैं। आप लोग सब उनके इंटरव्यू देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें ना अपना हंसना रोकना है, ना अपना खेलना रोकना है, ना कविता कहना रोकनी है, ना कहानी लिखनी रोकनी है। हम कभी उनको डरा सकते हैं। और अगर एक औरत अपने पूरे विवेक के साथ खड़े होकर सत्ता को चैलेंज करते हुए मुस्कुराती है, तो मान लीजिए सत्ता के लिए उससे ज्यादा डरने वाली बात और कोई होती नहीं, उसी से डरता है। तो लिहाजा मेरा यह साफ मानना है, और आप लोगों के पास आके हमेशा मुझे बहुत ताकत मिलती है कि हमें ये अपनी संगठित ताकत मजबूत रखनी है। और जिस तरह से जो फिरका परस्त हिंदू फासिस्ट स्टेट का ऑनस्लॉट है, जो हमला है, बहुत तेज हमला है, आने वाले दिन में वो हमला और तेज होगा लेखकों और पत्रकारों पर। उसमें अपनी एकजुटता को और मजबूत करना और जमीन पर इनके पक्ष में खड़े होना। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए एक जमीन है और बहुत झंडा उठाने के लिए आसमान है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम डेमोक्रेसी में अपने स्पेस को ना छोड़ें और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, राजनीतिक जवाबदेही तमाम राजनीतिक दलों से, पक्ष और विपक्ष दोनों से यह जवाब मांगे कि ठीक है, हम हिंदू फासिस्ट स्टेट के खिलाफ हैं, लेकिन आप इन मुद्दों पर क्या स्टैंड लेंगे? क्या हमारे पक्ष में उतरेंगे? क्या अरुंधति के पक्ष में उतरेंगे? क्या यूएपीए के खिलाफ उतरेंगे? अगर आप उतरेंगे तब हम आपसे बात करेंगे। यह डील जनता को हमेशा रखनी चाहिए। शुक्रिया।